वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए इकोनॉमी का टेस्ट शुरू कर रहे हैं हम। टेस्ट नंबर 19 होगा ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार ने हाल ही में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 इसको मंजूरी दी है, अप्रूव कर दिया है। और आपका जो ये इसे फुल फॉर्म इसकी सिटीज हो जाएगी, है ना, CITIIS। तो जो आपका ये सिटीज है 2.0 सॉरी, इसका 2023 से 2027 तक ये रहेगा पीरियड इसका, और 4 सालों के लिए रहेगा ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर ही इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, कोई नहीं। और ये 28 शहरों में लागू किया गया है, जिनका एक प्रतियोगिता के आधार पर चयन किया जाएगा। दे विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन। आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका बी ठीक है आंसर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। एक तो आपको इसकी अवधि ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस पे बन सकता है। ठीक है, और ये सिंपली स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और ये आपका 18 सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नॉट 28। सेकंड, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा शुरू की गई है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, इट हैज बीन स्टार्टेड by the convergence of various schemes of the Ministries of Agriculture and Farmers Welfare, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Food Processing Industries. केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अप्रूव किए हैं 20,000 करोड़ रुपीस। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा फसल क्षति को कम करना, किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को रोकना। ठीक है, इनकरेक्ट बताओ आप। सी गलत हो गया। ये है आपका 1 लाख करोड़ रुपीस, ना कि 20,000 करोड़। थर्ड, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5.3% से लेकर 10.35% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हाइक सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जितनी भी मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स हैं मार्केटिंग सीजन 23-24 के लिए। इस घोषणा के तहत सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मूंग दाल में, जबकि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उड़द दाल में देखने को मिली है। ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज मूंग दाल और उड़द दाल। मेन ऑब्जेक्टिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है टू सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स एंड प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उद्देश्य किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाना, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना। इनकरेक्ट बताना है आपको। कोई गलत नहीं है। फोर्थ, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप्स के लिए होता है? 22। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी होता है, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। 22 अनिवार्य फसलों में से 14 फसलें खरीफ हैं, 6 रबी हैं और 2 वाणिज्यिक हैं, कमर्शियल। अब खरीफ, रबी, जायद क्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस उनके 2-3 एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसमें से भी कोई भी गलत नहीं है। फिफ्थ, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किस वर्ष तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाली व्यवस्था बनाने की उम्मीद जताई है? बताइए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक हो जाएगी? 25, 30, 35, 37? 2030 तक।
सिक्स्थ, गलत चुनना आपको इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए 7.3% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिसेंटली रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स प्रोजेक्टिंग अ रॉबस्ट 7.3% ग्रोथ फॉर इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फिस्कल ईयर 23-24। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 29 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.759 बिलियन बढ़कर $623.20 बिलियन हो गया है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे हैव रिजन टू 623.20 था, मतलब 2.7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। बताइए, इनकरेक्ट। तो इनमें से भी कोई गलत नहीं है। सेवेंथ, सही चुनना आपको। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क नाम से भारतीय सामानों के लिए एक माल शोरूम और गोदाम स्थापित करने की योजना बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अप अ गुड्स शोरूम एंड वेयर हाउसेज फॉर इंडियन गुड्स नेम्ड भारत पार्क, यूएई में। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.2% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। बताओ अब कितना, कौन सा करेक्ट है? तो ये आपके दोनों ठीक हैं। एट्थ, गलत विकल्प आपको चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2024 रिपोर्ट में कहा था भारत 2024 से 28 तक औसतन 6.5% की मजबूत आर्थिक वृद्धि बनाए रखेगा। क्या बोला था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस रिसर्च ने वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में? दैट इंडिया विल सस्टेन रॉबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेजिंग 6.5% फ्रॉम 24 to 28। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2024 रिपोर्ट जो है, जर्मनी को पछाड़कर भारत 2027 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया विल सरपास जर्मनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर भारत 2032 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बताइए, इसमें से भी कोई गलत नहीं है। नाइन्थ, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश या संगठन से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? इंडिया has recently made a significant move by conducting its first ever payment in rupees for crude oil purchased from which of the following country or organization? यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएई, कजाकिस्तान। तो ये यूएई है। 10th, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय संगठन ने हाल ही में अंतर्दृष्टि नाम का एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया? फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं? सी, ये रिजर्व बैंक ने किया है। ठीक है। 11th, गलत विकल्प आपको चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये फिनटेक को बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ साझेदारी करने की अनुमति देता है। इट अलाउज फिनटेक्स टू पार्टनर विद बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इसका उद्देश्य डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है और इसे डेटा टेक, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियों और फिनटेक के लिए सकारात्मक माना जाता है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम एंड इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर डेटा टेक, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज एंड फिनटेक्स। बताइए, कोई गलत नहीं है। 12th, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। हॉन्डुरास के राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ के साथ एक बैठक में देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल करने का अनुरोध किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इट्स अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से न्यू डेवलपमेंट बैंक पर समझौता जुलाई 2015 में लागू हुआ। क्या पर्पस है? फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2019 में बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल करने की मंजूरी दी थी। नई कंट्रीज को एडमिट किया गया है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। डी गलत हो गया। ये 2021 में दी गई है मंजूरी, ना कि 19। 13th, अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन के बारे में आपको सही बताना है। ये एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें मुद्रास्फीति की दर घटती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है। ये मूल्य मुद्रास्फीति की गति में एक स्थायी मंदी होती है, मतलब परमानेंट स्लो डाउन आ जाता है ऑन द पेस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन।
ये एक आर्थिक परिदृश्य है जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूसेस कंपैरेटिवली। यह उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। इट कैन अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट बताना है आपको। बी हो गया ठीक। 1, 3 और 4। सेकंड क्यों गलत हुआ? ये टेम्पररी स्लो डाउन है। परमानेंट देखो कुछ नहीं हो सकता इकोनॉमी में, समझ रहे हैं आप? टेम्पररी है ये। 14th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव किया गया है और ये जो आयोग है आपका, ये सबमिट करेगा रिपोर्ट अक्टूबर 31, 2025 तक और 5 साल का पीरियड कवर होगा 2028 तक। 16वें वित्त आयोग ने भारत की संचित निधियों से राज्यों को राजस्व को सहायता अनुदान और राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश की। उन्होंने रेकमेंड किया है प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सम्स टू बी पेड टू द स्टेट्स। 16th फाइनेंस कमीशन और पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की है जो राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। इन्होंने रेकमेंड की है मेजर्स जो सप्लीमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के। ठीक है, और वो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसकी रिकमेंडेशन के साथ मिलता जुलता है, मतलब उसी के कॉम्प्लीमेंट्री है। बी गलत हो गया है। इसका टाइम पीरियड होगा 2026 तक। 6 से शुरू होगा, सॉरी 2026 से। 15th एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है टू एनहांस द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, उड़ीसा। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। 16th गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। दिसंबर के अंत तक भारत का आधिकारिक सोने का भंडार गोल्ड रिजर्व ऑफिशियल 806.7 टन हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, कंट्री मारा। 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक की सोने की खरीद थी कुल 19.3 टन गोल्ड परचेज और सितंबर 2023 तक इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, याद होना चाहिए आपको, ये कुल विदेशी मुद्रा भंडार 586.9 बिलियन, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए, तो बात बनेगी आपकी। पहला गलत हो गया आपका। जो ये है 806.7 टन हो गया है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 9 टन सोना खरीदा था, है ना, और सितंबर क्वार्टर में, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कलेक्टिवली बॉट 337 टन्स। ठीक है, और इंडिया 10th पोजीशन पे है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया है, ये भी ठीक है। ठीक है, 19.3 टन्स जा चुका है और सितंबर के हिसाब से ये आपका हो गया है 586.9। तो गलत क्यों हुआ? ये सितंबर का डेटा की बात हो रही है, दिसंबर तक नहीं, सितंबर तक ही हो गया था इतना, समझे। 17th एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर अप्रत्याशित कर को हटाकर आपका 6300 रुपीस प्रति टन कर दिया है? कौन से इंस्टीट्यूट ने? इट हैज लोअर्ड द विंडफॉल टैक्स ऑन द सेल ऑफ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। आरबीआई या आपका सांख्यिकी और ये कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सी। ठीक है। 18th भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में किस देश और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के 12 अन्य सदस्यों के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स has recently signed a supply chain resilience agreement with which country and 12 other members of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity? South Korea, Japan, Netherlands, US। ये आपका यूएस के साथ किया है। 19th गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में एक भारत आटा योजना शुरू की है जिसमें गेहूं का आटा रियायती दर पे बेचा जाएगा। ठीक है, व्हीट फ्लावर जो है इट विल बी सोल्ड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत दिलाने के लिए इसे पूरे देश में लॉन्च किया गया है, पूरी कंट्री में। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार
अर्ध सरकारी और सहकारी संगठनों के लिए भारतीय खाद्य निगम से लगभग 2.5 लाख टन गेहूं 21.5 रुपीस प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित किया जाएगा। और वे इस गेहूं के आटे के बदले में भारत आटा ब्रांड के तहत जो है, मतलब इसको गेहूं के आटे में बदल देंगे और 25.5 रुपए प्रति किलोग्राम पे इसको बेचेंगे। 25 रुपए किलो बिकेगा मतलब ये वाला आटा। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये आपसे, है ना? तो ये डी गलत है। तो इसमें क्या है, ये 27.5 रुपए प्रति किलो बिकेगा। तो ये कोई खास वो तो है नहीं मेरे ख्याल से, सस्ता। ठीक है। 20 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया था। सेकेंड एडिशन ऑफ द मेगा फूड इवेंट। भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में 2025 तक देश भर में 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इंस्टॉलिंग 250 मिलियन स्मार्ट मीटर्स नेशन वाइड बाय 2025। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है। और ये जरा ऐसे वाले जिनमें कुछ साल तक की सीमा हो उसको याद करना होता है। 21 नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 जो है, गलत उसके विकल्प में आपको चुनना है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023। 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान 11.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। पीपल हैव बीन फ्रीड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2015-16 में 24.85 से घटकर 19-21 में 14.96 हो गई। ध्यान से पढ़ो इनको, बहुत डरावने से लगते हैं ये वाले स्टेटमेंट्स, पर ठीक है ना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी है वो भी गिरी है, 32.59 से 19.28 हो गई है। ये 15-16 19-21 वाला है। और अर्बन एरियाज में भी डिक्लाइन हुई है, 8.65 से 5.27 हो गई है। बताओ कौन सा इनकरेक्ट है? ए गलत हो गया। 13.5 करोड़ लोग, 13.5, ये तो मेन डेटा हो गया ना, तो ये तो याद करना पड़ेगा, जो हैं गरीबी से मुक्त हुए हैं। 22 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी नहीं होगा, गरीबी होगा, सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट की बात हो रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2020-21 के आधार पर इसको तैयार किया गया था, ये बोल रहा है ये। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है। पहला 2021 में आया था। बताओ अब क्या हो जाएगा आंसर? ए गलत हो गया। नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने तैयार किया है, 2019-21, 20 नहीं 19-21 वाला है ये। ठीक। 23 हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने भारत से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है? नॉट परफॉर्म बेटर देन इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये रीजन ये है कि इंडिया को रैंक मिला है 111वां इस इंडेक्स में, याद रखना इसको। टोटल थी 125 कंट्रीज। पाकिस्तान का है रैंक 102, बांग्लादेश का है 81 और नेपाल का है 69th, श्रीलंका का है 60। तो इनमें से तो किसी ने भी नहीं किया परफॉर्म इंडिया से बेहतर, है ना। 24 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। कौन पब्लिश करता है इसको हर साल? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 10% बढ़कर 49.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, एफडीआई। भारत अब ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश बन गया। इंडिया हैज नाउ बिकम एज द थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स। भारत अब दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के लिए सबसे बड़ा देश बन गया है, लार्जेस्ट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स इन साउथ एशिया। आपको इनकरेक्ट बताना है। डी। क्यों? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन गया है, ना कि लार्जेस्ट, ठीक है, साउथ एशिया में। 25 गलत चुने, इनकरेक्ट। 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 191 देशों में से 131 रैंक मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड को पहला रैंक मिला है इन 191 में से, नॉर्वे को सेकंड रैंक मिला है, आइसलैंड को थर्ड रैंक मिला है।
पहला गलत हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, आपको याद रखने हैं। 132 रैंक है इंडिया का, प्लीज याद कीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 132, टॉप 3 कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक जी, बढ़िया। चलिए चलिए 26 देख लेंगे अब। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन 2020-21 में जारी की है एक मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स। इसमें विश्व के 46 गंतव्यों में से भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो आपको आंसर ही बता दिया गया है है ना? ठीक है, 10th रैंक है इंडिया की। तो बस इतना देख लो, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 46 में से 10th है। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है और भारतवर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। जीरो एमिशंस का जो रिजॉल्व लिया है वो इंडिया ने 2070 तक टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी बाय द ईयर 2047। करेक्ट आंसर बताइए आप। ठीक है, बिल्कुल। 28 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020-25 में टारगेट रखा गया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 4 लाख पर्सन्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल के माध्यम से भारत बाजरे को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स खाने चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए, हर वक्त अलग अलग तरीके के अनाज खाने चाहिए। ठीक है, चलिए आप करेक्ट बताइए फिलहाल कौन सा है। तो सी सही हो जाएगा। 29 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करना था। द गोल ऑफ दिस मिशन वाज टू अचीव एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन बाय द ईयर 2030। आपको करेक्ट बताना है। सी सही हो जाएगा। 30 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा पिछले साल 2023 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी। पीएम विश्वकर्मा योजना में बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने वाले श्रमिकों के साथ साथ 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सीधे लाभ मिलना था। डायरेक्टली बेनिफिट होते 30 लाख आर्टिजन्स। इनकरेक्ट बताना है आपको, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 31 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से भारत का एक अनूठा ट्रैवलर्स मैप लॉन्च किया है, जो देश में लोकप्रिय यात्रा स्थलों के अलावा 600 से अधिक गंतव्यों को प्रदर्शित करता है। इट शोकेसेस ओवर 600 डेस्टिनेशंस अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। पर्यटन वेबसाइट मेक माई ट्रिप यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर देश की सीमाओं के भीतर स्थित पर्यटन स्थलों की खोज करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। बहुत ही इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है मेक माई ट्रिप का। बहुत से लोग आप गए भी होंगे इससे बुकिंग करा के। मेक माई ट्रिप के अनुसार माइक्रोसाइट को भारत सरकार ने देखो अपना देश प्रोग्राम के मुताबिक डिजाइन किया है। जो साइट है वो देखो अपना देश, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसके साथ डिजाइन किया है। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। 33 भारतीय रेल मंत्रालय और किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान में भारत 5G टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा वाला, किसने साइन किया है? दिल्ली, बेंगलुरु, मद्रास, रुड़की। तो ये आपका सी हो जाएगा, IIT मद्रास ने। 33 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह की गतिशीलता बढ़ाने के लिए जलवायु नीति पहल भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ने साइन किया है MOU विद क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव भारत टू इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित एक गैर वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करना है। इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी established under the International Financial Services Centers Authority Act 2019 with the mandate to develop and regulate financial products, financial services and financial institutions in international financial services centers. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का लक्ष्य एक मजबूत वैश्विक जुड़ाव विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ पूरे क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में काम करना है। जो आपका ये IFSC सेंटर है, इट एम्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एंगेजमेंट एंड सर्व एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर रीजन विद द फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ आपका? जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं। 34 खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पहचाने गए 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए अर्जेंटीना की खनन कंपनी कैमियन के साथ एक अन्वेषण और विकास समझौता किया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कंपनी का संयुक्त उद्यम नहीं है? इन्होंने एक एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। अर्जेंटीना माइनर फर्म है कैमियन, 5 लिथियम ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है वहां पे, तो ये जॉइंट वेंचर नहीं है। किन में से? नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी। अब जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। ये जॉइंट वेंचर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का, हिंदुस्तान आपका, एक सेकंड, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का। ठीक है, और 2019 में बनी है ये जो आपकी ये है कंपनी। ठीक है। 35 हाल ही में भारतीय कंपनी आनंदा डेयरी और किस देश की कंपनी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है? जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन। तो ये ब्राजील की कंपनी है। ठीक है। आनंदा तो सुना होगा आपने, पनीर वनीर आ रहा है आजकल इसका, आजकल मतलब बहुत टाइम से आ रहा है। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो यातायात और ग्राहक शिपमेंट और उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण मंत्रालय और अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? With which Indian authority, Ministry and Amazon Seller Services Private Limited to promote cargo traffic and transportation of customer shipments and products through inland waterways on Ganga River, National Waterway 1. आपका Inland Waterways Authority of India, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHIA, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। तो ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के साथ हुआ है। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स शिक्षा मंत्री हाल ही में एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के समझौते के लिए दक्षिण अफ्रीका के मिम्प्लांगा प्रांत में आयोजित एक बैठक में एकत्र हुए थे। कहां पे इकट्ठे हुए थे? इस बैठक का थीम आधुनिक वैश्विक परिदृश्य था, मॉडर्न ग्लोबल लैंडस्केप। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को अपना स्पष्ट समर्थन दिया है। बताइए कौन सा सही है? तो सी सही है सारे। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही के समझौते को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एन अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के प्रसार भारती और मलेशिया के रेडियो टेलीविजन के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए प्रवासन समझौते को भी मंजूरी दे दी है। करेक्ट बताना है। सही है दोनों। 39 कतर एनर्जी ने हाल ही में यूरोप में 27 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इटली की एनी इंक के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है।
यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कतर का दूसरा सबसे बड़ा अनुबंध है, कतर सेकंड मेजर कॉन्ट्रैक्ट। कहां पे फॉसिल फ्यूल सप्लाई करना है? यूरोप में। इस सौदे के अंतर्गत कतर एनर्जी प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन गैस की आपूर्ति करेगी, सप्लाई करेगी। इतनी बताइए। तो ये भी सारे सही हैं। 40 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल भारत मिशन के नेतृत्व में सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। जो रिटेलर कम्युनिटी है उसको एम्पावर करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बताइए। तो ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 41 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है, क्वाड पार्टनर बन गया है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं क्वाड में? बताइए जरा कमेंट करके पहले तो। और ये ठीक हो गए दोनों। 42 वाणिज्यिक वाहन प्रमुख अशोक लेलैंड ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अशोक लेलैंड जो है वो एमयू साइन कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। अशोक लेलैंड का यह वाहन संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरा और देश का 7वां होगा। बताओ। ये पहला ठीक है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये पहला होगा स्टेट में, फर्स्ट, और देश का 7वां ही ठीक है। 43 इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, इनकरेक्ट आपको बताना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6 से 6.8% रहेगी। यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। किस पे रहेगा? रेंज क्या रहेगी? इट विल डिपेंड ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा एनएफएसए के अंदर। पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 22-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। आपको इनकरेक्ट बताना है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। 44 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का ही है क्वेश्चन। भाई इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा पढ़ के जाना पड़ता है ना। बजट इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। भारत 2022 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके दुनिया भर में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। भारत का ई कॉमर्स मार्केट साल 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 18% एवरी ईयर। कब तक? 2025 तक। वित्त वर्ष 2022 में पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पूरे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106% था। बताओ करेक्ट। ये भी ठीक है सब। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से रिवाइज करना एक बारी, ठीक है। 45 स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए यूपी बजट कितने रुपए का प्रावधान कर रहा है? स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत। तो ये आपका 3600 करोड़ रुपए। 46 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और जो आपका टूरिज्म पॉलिसी है 2022 का, इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 20,000 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। और जितने भी बजटरी एलोकेशंस हैं उनमें से जल जीवन मिशन को 25,350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपको इनकरेक्ट बताना है, डी हो जाएगा। 47 सही चुने।
भारत के पहले हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो ये रैपिड रेल हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए। ये भी ठीक है। 28 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022 को लागू करने के लिए एक संबद्ध शासनादेश जारी किया गया। ये नीति कब तक प्रभावी रहेगी? ये एसोसिएटेड गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा टू इम्प्लीमेंट एमएसएमई इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2022। कब तक ये पॉलिसी इफेक्टिव रहने वाली है? सितंबर 2027 तक। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का अनावरण किया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 कब तक रहेगी? 5 साल तक। जब नोटिफाई हो जाएगी उसके बाद 5 साल तक रहेगी। तो ये डी हो जाएगा, इसका सही है ये। 50 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। G20 सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में भारत द्वारा की गई थी। G20 समिट होस्ट की इंडिया ने। G20 सम्मेलन की मेजबानी में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में 11 बैठकें हुई थी और 1050 करोड़ रुपए दिए गए थे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। अच्छा क्वेश्चन है। और ये 4 सिटीज कौन कौन सी थी बताइए? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, आगरा, चारों थी। तो शगुन वाला सवाल। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस योजना के लिए अधिकतम आवंटन किया गया था? मैक्सिमम एलोकेशन पूछ रहा है आपका। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री सड़क। तो ये प्रधानमंत्री आवास है। इनमें से जो है सबसे ज्यादा इसी का है 79590 करोड़। 79590 करोड़। किसान सम्मान निधि को दिए गए हैं 60,000 करोड़। कृषि सिंचाई को दिए गए हैं आपके 10787 करोड़ और सड़क योजना को दिए गए हैं 19,000 करोड़। 52 केंद्रीय बजट, अब यूनियन बजट के क्वेश्चन है, इनकरेक्ट। 31 मार्च 2024 तक अपनी विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की अपेक्षाकृत कम कर दर से लाभ होगा। न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो कि अब स्टार्ट होएगा मार्च से, दे विल बेनिफिट। ये मैन्युफैक्चरिंग में एम गायब है, हाँ यहाँ पे है। relatively lower tax rate of 15%। स्टार्टअप्स को आयकर लाभ प्रदान करने के लिए उनके गठन की अवधि 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, उनको टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए स्टार्टअप्स को। मासिक आय खाता योजना, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम में जो मैक्सिमम जमा वाली सीमा है, डिपॉजिट लिमिट, उसको बढ़ा दिया है। सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख कर दिया है, जॉइंट के लिए 12 लाख कर दिया है। बताइए। सी गलत हो जाएगा। क्यों? देखो ये तो ठीक है, ये 9 से ये 15 लाख हो गया है अब। 53 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बाजार विनिमय दरों के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मार्केट एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से। और जलदूत ऐप करके आई है, जो 3.7 लाख कुओं को मापा गया है और उनके जल स्तर केंद्रीय रिकॉर्ड में अद्यतन किए गए हैं, मतलब रिकॉर्ड्स अपडेट किए गए हैं वाटर लेवल्स के। तो कोई गलत नहीं है। 54 उत्तर प्रदेश 2023-24 के संबंध में आपको गलत बताना है। ठीक है, बजट की बात हो रही है। ये सड़क, फ्लाईओवर, इस सब के लिए 21,159 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं और 6209 करोड़ जो मेंटेनेंस होएगा फिलहाल वाली सड़कों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कार्यक्रम के लिए 12,631 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़। तो देखो मेन जो स्कीम्स हैं आपकी, उनका तो आपको आवंटन देखना पड़ेगा।
55। केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट। अनुमानित सकल कर राजस्व एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखो कितना है, 3360,858 करोड़। और सकल कर प्राप्तियां ग्रॉस टैक्स रेसीट्स कितनी है, 11.1% जीडीपी का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होनी है, शुरू की जानी थी, टू प्रोवाइड स्किल्स टू लैक्स ऑफ यूथ इन द नेक्स्ट 3 years। 800 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स गोवर्धन स्कीम के अंदर 10,000 करोड़ कीमत के अपशिष्ट से धन। बताइए अब। तो ये आपका 10th गलत हो गया, 500 लगेंगे ये, ना कि 800। 56 इकोनॉमिक सर्वे का है, गलत चुनना है आपको। भारत वैश्विक सेवाओं में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, जो विश्व निर्यात का 4% हिस्सा है। 7th लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर है ग्लोबल सर्विसेज में, जो कि 4% है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का। वर्ष 2022 के में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब आया, लागू कब हुआ, दिसंबर 2022 में। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे ये, कोई गलत नहीं है इनमें से। 57 ये आपका फिर से उत्तर प्रदेश 2023-24 बजट, ये बजट मिसिंग है यहाँ पे, कोई नहीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का आकार 6.9 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। और लार्जेस्ट कंज्यूमर और लेबर मार्केट है, सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है यूपी। यूपी का कंट्रीब्यूशन कंट्री के जीडीपी में 8% से ज्यादा है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। बताओ, तो इसमें से भी कोई गलत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन हैं, करते रहो प्रिपेयर हाथ के हाथ। 58 बजट 2023-24 की प्राथमिकता 1, प्रायोरिटी 1 इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। अब सुनना, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के अंतर्गत 2800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन सैपलिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आउटले है 2800 करोड़। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। टारगेट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ा दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज पे फोकस करते हुए। 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना स्टार्ट की गई है, एक नई सब स्कीम लॉन्च की गई है। और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन भी स्टार्ट किया है, टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। इनकरेक्ट बताना है। तो पहला गलत हो गया। ये जो आपका आउटले है ये है 2200 करोड़, ठीक। फिर से बजट का आ गया, प्राथमिकता 5 आ गई है अभी, ये प्रायोरिटी 5 ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन, हरित विकास है ये। अर्थव्यवस्था को सतत विकास के पथ पे ले जाने के लिए 4000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता गैप फंडिंग के माध्यम से समर्थन दिया जाना था। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स 4000 मेगावाट की कैपेसिटी के वर टू बी सपोर्टेड थ्रू VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग टू मेक डेवलपमेंट इकोनॉमी ऑन अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्य ट्रांसमिशन प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से बनाई जाएगी, जिसमें 8300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा लद्दाख के लिए। गोवर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आय संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा, वेस्ट टू इनकम प्लांट, जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हो। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। डी हो जाएगा। और मुझे आप लोग अब इस स्कीम का फुल फॉर्म बताइए गोवर्धन का, ठीक है। 60 2023 के संबंध में आपको फिर से गलत यूपी बजट का क्वेश्चन आ चुका। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 330 विकास खंडों में 6.65 लाख शौचालयों के निर्माण और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए 2288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। 2288 करोड़ रुपए।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बजट में 2000 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित की गई है टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2.50 करोड़ फॉर टूरिज्म यूपी इको टूरिज्म। बताओ, ये गलत हो गया, ये 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है, 2000 नहीं है। 61 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट। वह स्थिति को कहा जाता है जिसमें सरकार की आय और कर राजस्व सरकार के खर्च से अधिक हो जाए तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। क्या बजटरी डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट्स इनकम एंड टैक्स रेवेन्यू एक्सीड्स द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। रेशियो ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का सांख्यिकीय सार भुगतान संतुलन कहलाता है। स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आंसर तो ये डी हो जाएगा। और ये प्लीज याद कीजिए सारे के सारे टर्म्स, इकोनॉमी के टर्म्स पे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो यहाँ पे है यहां से याद कर लो, बाकी के खुद से याद कर लो। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनो, करेक्ट। मुद्रास्फीति एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। इन्फ्लेशन क्या है? इट्स अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज द नेशनल इनकम। प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर डेथ रेट। और प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जन्मों को आप बर्थ रेट कहते हैं। बताइए सही कौन सा है? तो ठीक है सारे, तो ये सारे भी आपको थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार फिर से पढ़ लिया करो। 63 गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 15 अगस्त 2017 को संसद से लागू हुआ, पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा। और वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत कई प्रकार की दरें हैं, अलग अलग रेट्स हैं, 0%, 5%, 12% ऐसे, जो कि सभी पे वस्तुओं और सेवाओं पे एप्लीकेबल है। बताओ, ये डेट तो आपको नहीं भूलनी चाहिए, है ना। ये अगस्त में नहीं आया था, आप भी जानते हैं, तो ये सबका सही होगा। ये 1 जुलाई का है। ईयर ठीक है, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर का। अब ये जो बैंक है ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसियों में से एक है। प्रीमियर एजेंसीज है फॉर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल क्रेडिट इन रूरल एरियाज। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर इन मुंबई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। बताओ, डी हो जाएगा आंसर। अब आपसे इससे आपको पता चलता है कि आपको 5 ईयर प्लान भी थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ये 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुई थी, 1980 से 85 तक। 65 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के संबंध में आपको गलत चुनना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती पे, 58 में गांधी जयंती। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत उसको रजिस्टर किया गया। और किस लिए सेटअप की गई थी ये? टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। ये जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार की कृषि संस्थाएं नाफेड की मुख्य सदस्य हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाफेड के मेंबर्स हैं। बताइए, तो डी गलत हो गया।
देखो, ये मेन मेंबर्स हैं नैफेड के, ये ठीक दिया हुआ है। नेशनल एग्रीकल्चरल जो ये है, एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, फार्मर्स हैं मेन मेंबर्स। ठीक है। 66 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको सही चुनना है। इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लघु व्यवसाय वित्त पोषण का कार्य संभालने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, सब्सिडरी के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1989 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, एक्ट आया था एक। ये भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करती है। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? 1990 का है ये। 67 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008 में, जो 8 है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था 2008 में, और फिर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा हो गया था, है ना। और अभी मनरेगा जो है 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देता है, और 11th 5 ईयर प्लान के टाइम पे लॉन्च किया गया था। तो पहला गलत हो गया, क्यों हो गया पर ये गलत? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सबसे पहले 1991 में प्रपोज किया गया था, एक्चुअली नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट ने पास किया इसको 2005 में, पार्लियामेंट ने। 2006 में ये यूपी में लॉन्च हुआ, और बाकी बिल्कुल ठीक है। 68 निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। आ गया, देखो प्लान्स आ गए ना। 4th में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 5th में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया, 6th में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया, फिर 7वीं में आपका डेजर्ट डेवलपमेंट मरुस्थल विकास कार्यक्रम आया। तो बताना है कौन सा सही है। पहला और दूसरा ठीक है। देखो 6th 5 ईयर प्लान में, ये 5th 5 ईयर प्लान में आए थे। 5th 5 ईयर प्लान में आया 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और डेजर्ट भी इसी में आया। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से 79। ये 78 का है इंटीग्रेटेड रूरल, और डेजर्ट वाला 77 से 78 ही चला था, मतलब 78 ही मान लो। 69 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। 8 जुलाई 1948 को भारत टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का सदस्य बन गया था, गैट जिसको कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते पर 1947 में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और 1 जनवरी 1948 को इसका कानून बन गया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है। अब 8th 5 ईयर प्लान, जब भी कोई 5 ईयर प्लान आए ना तो थोड़ा सा उसकी अवधि जरूर देखनी है आपको। 92 से 97 था ये। 70 भारत में तेज और बेहतर आर्थिक विकास के लिए 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, इंडिया इज अ कंट्री विद मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट सोशलिज्म जो वर्ड है ये ऑस्कर रिजार्ड लैंगे लेके आए थे, इन्होंने गढ़ा था, बेसिकली कौन किया था, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये भी ठीक हो गया। 71 योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव MV माथुर ने दिया था कि मर्ज कर दो प्लानिंग कमीशन को और फाइनेंस कमीशन को। और MV माथुर कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, जो 1960 में आया था। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। बताइए, तो ये डी हो जाएगा ठीक। और आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म बताएंगे। और MV माथुर 3rd फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे। ईयर बिल्कुल ठीक है। 72 निम्नलिखित में से कौन 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं हुआ था, NDC का मेंबर नहीं था? प्राइम मिनिस्टर, सारे स्टेट्स के और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, नीति आयोग के मेंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ए हो जाएगा। अब ये क्या था सुनना। 1952 में ये बॉडी बनी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था उससे। तो प्रिजाइड तो करते थे इसमें प्राइम मिनिस्टर, लेकिन
मेंबर इसके थे यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और नीति आयोग के मेंबर्स। 73 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गया था एसबीआई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कमीशन आए सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। तो ये डी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो आपको पता है 1951 से 56 था। ये टाटा इंस्टीट्यूट और ये जो आया था ये सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था। और फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ, उसमें नेशनलाइजेशन हुआ था इनका 1969 से 74 के दौरान। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना की बात हो रही है, सही बताना है। ये लाखों सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने की एक सरकार प्रायोजित योजना है। इट्स अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू मिलियंस ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज। लॉन्च कब हुई? 25 दिसंबर 1999 को। सबसे पहले कहां लागू हुई? राजस्थान में। और कौन सा प्लान था? 9th 5 ईयर प्लान था। सी ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। सेकंड क्यों गलत हो गया? अभी तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट है, मतलब अलग से बता रही हूं मैं बात। 25 दिसंबर सन 2000 था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में सबका प्रयास कब जोड़ा गया? सबका प्रयास बताओ। ये तो अभी जोड़ा गया है। ठीक है, 75th इंडिपेंडेंस डे था, आप जानते हैं। एक राष्ट्र एक कर का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से भारत के किस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रतिपादित किया था? वन नेशन वन टैक्स। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था ये सुझाव सन 2000 में। विश्व बैंक के संबंध में गलत बताना है आपको, वर्ल्ड बैंक के संबंध में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी टू रीबिल्ड यूरोप एंड जापान, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हो गया था उनके साथ, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए। और पहला ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था इसका 1946 में, तब इसमें 38 मेंबर्स थे। और ये विकसित और विकासशील में वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैटेगराइज करता है। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप समझ ही रहे हैं ये गलत हो गया है। हेडक्वार्टर तो सबको पता है वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए। ठीक है। वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में से नहीं था? टॉप 3 रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्रीज में से नहीं था। इंडिया, चाइना, इजिप्ट। इजिप्ट नहीं था। 2020 में इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट, ये टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्रीज थे। ठीक है ना। तो टॉप 3 में नहीं था, ये 5 में था। 79 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के संबंध में गलत चुनना आपको। फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संबंध में। ये गैर लाभकारी व्यापार संगठन और लॉबिंग संगठन है, नॉन प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय व्यवसायी श्री जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने 1967 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी की सिफारिशों पे इसे लॉन्च किया गया था। और ये किस पे फोकस करता है? डेवलपमेंट पे, एडवर्टाइजिंग पे, नेटवर्किंग में। समझ रहे हैं? फर्म विकास, विज्ञापन, नेटवर्किंग, इस सब पे। बी गलत हो गया। क्यों? 1927 में शुरू हो गया था ये, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। 67 कहां से आया? 80 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। लक्ष्मी जो है देश का पहला बैंकिंग रोबोट है, जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है तमिलनाडु में। 100 रुपए का नोट किसके साइन होते हैं? 100 रुपए के नोट पे देखो निकाल के जेब से, आरबीआई के गवर्नर के। डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर, श्वेत क्रांति के जनक, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला गलत हो गया। लक्ष्मी पहला बैंकिंग रोबोट है, बिल्कुल ठीक बात है। सिटी यूनियन बैंक ने इसको लॉन्च किया है। सिटी यूनियन बैंक ने। चलिए 81 देख लीजिए, गलत चुनना है आपको। विनिमय दर में गिरावट के कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के संदर्भ में आंतरिक मुद्रा के मूल्य में जो कमी आती है उसे अवमूल्यन कहते हैं।
Reduction in the value of the internal currency in terms of units of foreign currencies due to fall in the exchange rate is called devaluation. सकल मूल्य वर्धित सकल घरेलू उत्पाद तथा सहायकी में से अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप माइनस करेंगे तो जीवीए आ जाएगा। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सामान्य आर्थिक कानून पूरी तरह लागू नहीं होते वो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। सच जोग्राफिकल एरियाज इन विच द जनरल इकोनॉमिक लॉज डू नॉट अप्लाई, उनको कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनकरेक्ट बताइए, तो कोई नहीं है इनमें से गलत। 82 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या को शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। 1000 लाइफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसा शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियां बेची जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, वेयर सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक कंपनीज आर सोल्ड। देश की कुल जनसंख्या से श्रमिकों की कुल संख्या के अनुपात को श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टू द कंट्रीज पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। करेक्ट बताना है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? जहां पे सिर्फ बेची नहीं जाती हैं, खरीदी बेची दोनों जाती हैं, उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। 83 आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग की एक टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। पॉवर्टी इन इंडिया इज नाउ असेस्ड बाय अ टास्क फोर्स ऑफ नीति आयोग थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गरीबी रेखा किसी व्यक्ति की कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं पर प्रति व्यक्ति व्यय को संदर्भित करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 2100 कैलोरी होता है। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन विच इन रूरल एरियाज इज एन एवरेज ऑफ 2100 कैलोरीज पर डे। इनकरेक्ट बताइए, बी गलत हो गया। देखिए, डेली एवरेज रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी है और ये आपका अर्बन एरियाज में है 2100। 84 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्स इज कॉल्ड एमएमआर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा दोहराव के बिना हिसाब लगाया जाता है। जीएसडीपी जो होता है उसमें सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। पहला गलत हो गया। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख, 1000 नहीं 1 लाख, तो ये थोड़ा सा अलग है औरों से, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। 85 इकोनॉमिक सर्वे गलत बताना है। भारत विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, सर्विस एक्सपोर्टर। और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में स्थान दिया गया था। जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया का रैंक 7th लार्जेस्ट था आउट ऑफ 20। बताइए, तो कोई गलत नहीं है इनमें से। 86 इकोनॉमिक सर्वे गलत बताना है। पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की, इट हैज मोर देन डबल्ड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत कराए गए हैं अवेलेबल। प्रति व्यक्ति प्रति माह कदन की घरेलू खपत 3 किलोग्राम से बढ़कर 12 किलोग्राम हो गई है, डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं ना इस चीज पे, तो सब भाई करेंगे फिर उस चीज को। सी गलत है, 14 किलो हो गई है, 3 से 14 किलो, 12 नहीं।
87। नवीनतम अपडेट के अनुसार आपको गलत बताना है, इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में 10 मिलियन किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। इसके अलावा 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10 मिलियन फार्मर्स जो हैं नेचुरल फार्मिंग को अपनाएंगे और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने की उपलब्धि हासिल की गई है। 9 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद टैप वाटर। आपका आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक फरवरी 2023 तक भारत के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था। बताइए। इनकरेक्ट। सी गलत हो गया। 5th लार्जेस्ट। 88। वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल के रूप में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। भारत ने 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य जो है वो वर्ष 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही हासिल कर लिया था। डबलिंग दी नंबर ऑफ टाइगर्स, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। तो ये सही है सारे। 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विश्व में अत्यधिक विविधता वाले देशों में भारत विश्व में 8वें तथा एशिया में चौथे स्थान पर है। कंट्रीज विद ग्रेट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इंडिया रैंक्स 8th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। और भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में 3रे स्थान पर और मूल्य की दृष्टि से 14वें पे है। क्वांटिटी के टर्म्स में 14वें पे है। वैल्यू में 14th है और प्रोडक्शन में आपका 3rd है। तो ये ठीक है सारे। 90। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर को अन्य शहरों की तुलना में बेहतर रैंक दी गई है? कौन रिलीज करता है, क्या रिपोर्ट का नाम है, देख लो। मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। मुंबई। टॉप 3 सिटीज इसमें वियना है ऑस्ट्रिया की, कोपेनहेगन है डेनमार्क की और मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लगभग 1.2 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस घोषित किया है। नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक ही कुल आय वाले निवासी व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स विद टोटल इनकम अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। लक्षद्वीप ने अपनी सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित कर दिया है। इस प्रकार यह पहला स्वच्छ जल समृद्ध राज्य बन गया है। फर्स्ट क्लीन वाटर रिच स्टेट। इनकरेक्ट पूछा है। सी गलत है। क्यों? अंडमान एंड निकोबार। 92। भारत और किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग प्राप्त करने के लिए एक एमओयू साइन किया है? किस मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ? ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। ईरान, कतर, टर्की। इनमें से कोई नहीं। सऊदी अरेबिया के साथ किया है। 93। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने देश में धीमे विकास दर को बताने के लिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्ष योजना को हिंदू वृद्धि दर बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कौन सा था 5 ईयर प्लान? 5th, 6th, 7th। ये 7th 5 ईयर प्लान था, ध्यान रखना। 1978 को बताया था। 94। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा रैंक दिया गया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? 42nd। ये बड़े इंपॉर्टेंट रैंक हैं, ठीक है ना। कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रकाशित करता है इसको, ठीक है। और पहला रैंक है यूएस का, वो तो खुद को देंगे ही रैंक। खैर, दूसरा यूके है, तीसरा आपका फ्रांस है और इंडिया की रैंक बता दी। टॉप 3 और इंडिया की रैंक कौन पब्लिश करता है ये आपको पता होना चाहिए। 1989 में गठित एक समिति कृषि और ग्रामीण साख से संबंधित थी। एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट से कौन सी? भंडारी, तारापोड़, महालनोबिस या खुसरो?
खुसरो समिति थी। अब सुनना तो आपको पड़ेगा सारा, ठीक है। 1989 की थी। भंडारी समिति थी आपकी 1994 की। किससे संबंधित थी? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तारापुर थी 1997 की। किससे संबंधित थी? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। महालनोबिस थी 1960 की। फेमस है तो असेसमेंट ऑफ इनकम, आय वितरण का आकलन। तो ये इनकम लिख लो यहाँ पे, तो इससे याद रहेगा। 96 गलत चुने, इनकरेक्ट आपको चुनना है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन हुआ। 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए दुनिया भर से। 19,000 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए 33.5 लाख करोड़ रुपए के। और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक एस्पिरेशन टारगेट लिखा है, यूएसडी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बना देंगे स्टेट को अगले 5 सालों में, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था। बी गलत हो गया। 25,000 इन्वेस्टर्स आए थे। 97 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई 1950 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। अब ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। बर्थडे होता है पीसी महालनोबिस का। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम इन इंडिया आर कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट बताइए। सी हो गया करेक्ट। 1949 में आया था ये, 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। 29 जून है ये। 98 नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में आपको गलत चुनना है, ठीक है। टॉप स्टेट बिहार है, यूपी का रैंक 4th है, सबसे नीचे केरला है और यूटी सबसे ऊपर पुडुचेरी है। ये सबसे नीचे है पुडुचेरी, सबसे ऊपर है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। 99 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 मुख्य उद्देश्यों गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया था? पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस। 7th 8th 9th। डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये था 5th 5-year प्लान, गरीबी हटाओ की बात की गई थी। तो लास्ट क्वेश्चन, स्माइल शुड क्रॉस ऑल बैरियर्स। गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट। 4th 5-year प्लान 1974 को एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। जॉन अब्राहम, याद आ रहा होगा आपको। भूमिगत परमाणु परीक्षण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो आया, ये 2nd 5-year प्लान के तहत आया। 1970 में नॉर्मन बोरलॉ को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नोबेल पीस प्राइज फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी में काम किया था उन्होंने। पहले डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे गुलजारी लाल नंदा। दूसरा गलत हो गया, ये आपका 1st 5-year प्लान के दौरान आया था यूजीसी, ठीक। चलिए जी, कहानी यहाँ खत्म होती है इस टेस्ट की। फटाफट अपना स्कोर बताइए कमेंट करके। आप लोग स्कोर बताने में बहुत ज्यादा वो करते हैं, बस लेक्चर देख लेते हैं, लेक्चर की कमियां बता देते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। मेहनत कीजिए, अपना स्कोर बताइए, तभी कुछ है मामला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।